All and welcome back to a lecture for CA Inter कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। अदर लॉज में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास अभी चल रहा है बेलमेंट। टॉपिक्स को रिवाइज करने की जगह लेट्स हैव अ लुक ऑन सेक्शंस। सेक्शन 148 में हम लोगों ने मीनिंग किया था। किसका मीनिंग किया था सर जी? बेलमेंट का। 149 में आपने डिलीवरी की बातें की थी। डिलीवरी कैन बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग which has the effect of putting the goods in the possession of intended bailey। ठीक है सर। 150 में जब हम बात कर रहे थे that was about disclosing the faults। फॉल्ट डिस्क्लोज कर देनी चाहिए बेलर को जो कि मटेरियली इंटरफेयर करते हैं गुड्स की यूज के साथ, या फिर जो बेली को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क को इम्पोज कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं। ठीक है सर। देन 151 और 152 इकट्ठे चले थे। ये बातें करते थे कि रीजनेबल केयर करनी पड़ेगी। 51 शगुन तो रीजनेबल केयर, जैसे अपने वाली गुड्स की केयर करोगे वैसे ही सामने वाले की गुड्स की केयर करना। 152 ने डैमेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी। अगर गुड्स डैमेज हो जाती हैं तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डैमेज हो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं, किसी भी कारण से नुकसान हुआ तो अगर तो रीजनेबल केयर हो रही है फिर तो सर बेलर लायबल है। अगर रीजनेबल केयर नहीं कर रहा तो बेली लायबल है। यहां भी 152 में भी बोला गया अंडर सेक्शन 151 वाली अगर आप केयर कर रहे हो तो बेली इज नॉट लायबल। सेक्शन कुछ नेगेटिव वर्डिंग से स्टार्ट होता था। ठीक है सर। 153 और 154 ये अधिकार देता है मुझे राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। बेलमेंट को टर्मिनेट करने का अधिकार है। कब? इन दोनों केसेस में बातें थी अनऑथराइज्ड यूसेज की। अगर बेली ने गुड्स के ऊपर अनऑथराइज्ड यूज किया, इसमें जो हम एग्जांपल्स पढ़ रहे थे, पर्सनल यूज के लिए घोड़ा लेकर आया और किसी और को दे दिया, या फिर नेक्स्ट केस था बोला गया बनारस घोड़े को लेके जा रहा हूं, चला गया कटक की तरफ। तो यहां पर हमने एक और चीज पढ़ी थी, अगर 151 यूज भी हो रहा है लेकिन यूज अनऑथराइज्ड है सर, 153 एंड 154 विल प्रिवेल। 154 बात करता था डैमेजेस क्लेम कर सकते हो अगर अनऑथराइज्ड यूज हुआ है टर्मिनेट करने के अलावा। तो डैमेजेस आप तब भी क्लेम कर सकते हो चाहे 151 वाली रीजनेबल केयर की गई थी। फिर आए 55, 56, 57, 111, 155, 156, 157। गौरव जी, आई विल लुक इनटू योर सजेशन। चलिए 155, 56, 57 ये हमसे बात करते हैं मिक्सिंग की। 55 बताता है ऑथराइज्ड मिक्सिंग। अगर बेली ने बेलर से पूछकर वर्ड लिखे हुए थे अपनी गुड्स विद हिज ऑन गुड्स, लेकिन अगर मैं ब्रॉडली इंटरप्रेट करूंगा तो वो कोई भी गुड्स आ सकती हैं। तो सर अगर ऑथराइज्ड मिक्सिंग है, दे बोथ विल हैव देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट इन मिक्सचर दस प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। 56 और 57 अनऑथराइज्ड, जैसे अनऑथराइज्ड यूसेज थी, यहां पर अनऑथराइज्ड मिक्सिंग की बात आई थी। अनऑथराइज्ड मिक्सिंग 56 में किस बारे में बात करता था सर? अगर गुड्स अभी भी सेपरेबल हैं तो सेपरेशन का खर्चा, सेपरेशन एक्सपेंसेस और इंसिडेंटल डैमेजेस पे करनी पड़ेंगी। किसको पे करनी पड़ेंगी सर? ये पे करनी पड़ेंगी सर जी बेली को। अगर उसने बिना बेलर से पूछे उसकी गुड्स को मिक्स कर दिया। फिर आया अगर गुड्स नॉन सेपरेबल हैं
157। अगर गुड्स नॉन सेपरेबल है सर तो पूरी की पूरी गुड्स का लॉस हो गया, सेपरेशन के खर्चे करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सर नॉन सेपरेबल के केस में गुड्स का जो लॉस हुआ वो बेली को कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट आए 158 पर। 158 में हमने बात की एक्सपेंसेस की। कौन कौन से एक्सपेंसेस किस किस को पे करने हैं। अगर तो ग्रेचुइटस नेचर की बेलमेंट है तो सारे खर्चे बेलर के ऊपर शिफ्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर नॉन ग्रेचुइटस नेचर की बेलमेंट है, बेली ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को बियर करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को बियर नहीं करेगा। ठीक है सर। फिर आया था 164, डायरेक्टली जंप किया था हमने 164 पर। 164 ने मुझे क्या बताया था, 164 बोला सर गुड्स को बेलमेंट के एंड होने पर, जैसे ही बेलमेंट एंड होगी, इट विल बी ड्यूटी ऑफ बेलर टू एक्सेप्ट द गुड्स। जब बेलमेंट खत्म होती है एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बेलमेंट, अगर बेलर एक्सेप्ट नहीं करता है तो जो बेली उन पर प्रेजर्वेशन के एक्सपेंसेस करेगा वो बेलर को बियर करने पड़ेंगे। और अगर इस दौरान गुड्स को कोई डैमेजेस हुई वो भी बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है जी। यहां तक आई होप सभी बच्चों को ये छोटे सेक्शंस याद है। जिन जिन बच्चों को सेक्शंस याद है जरा कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आगे चलता रहूं। ये ड्यूटीज और 150 में याद रखने का एक और तरीका, जैसे आप देखते हैं 151, 52 का जोड़ा, 53, 54 का जोड़ा, 55, 6, 7 इकट्ठे चल रहे हैं। 150 अकेला था लेकिन इसका साथ दिया दो केसेस में। हम एक भी याद रख लें तो भी काम चल जाएगा। हाइमन एंड वाइफ वर्सेस नाई एंड सन्स। ठीक है सर। नेक्स्ट, ड्यूटी टू रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस 158, ये भी आपने कर लिया। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ बेलर में 153, यहां पे हमने क्वेश्चन 151 को इग्नोर करना है 154 में, और मैप का ध्यान नहीं रखना है। फिर मिक्सिंग वाली कहानी आई। उसके बाद आइए प्री मैच्योर टर्मिनेशन 159। लेट्स गो 159 सेक्शन, प्री मैच्योर टर्मिनेशन। ये क्या है सर प्री मैच्योर टर्मिनेशन? आप इमेजिन कीजिए विंग बेलर, ये हमारा S1 बेली, आप कहीं घूमने के लिए गए, आपने वहां पर गाड़ी किराए पर ले ली। ये है हमारे पास कार रेंटल सर्विस। आप घूमने के लिए गए और आपने ये गाड़ी किराए पर ले ली। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ सामने वाले से 7 डेज का कि भाई हम 7 दिन यहां पर घूमने के लिए आए हैं, 7 दिन के लिए गाड़ी बुक है। नॉर्मली बताइएगा क्या समय से पहले बेलर बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है? इसी टॉपिक को नाम दिया गया प्री मैच्योर टर्मिनेशन। यानी अगर समय से पहले जो बेलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस है, चाहे वो टाइम वाइज है चाहे वो यूज के अकॉर्डिंग है, अगर समय से पहले बेलर बेलमेंट को खत्म करता है उसे हमने नाम दिया प्री मैच्योर टर्मिनेशन। तो कार रेंटल के केस में ये मेरे पास बन जाती है नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। क्या इस केस में बेलर समय से पहले बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है? आंसर इज नो। क्या बेली कैंसिल कर सकता है? नो, दोनों में से कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता। अब बात आती है सर अगर यहां पर
ये नॉन ग्रेचुटस ना होकर ग्रेचुटस बेलमेंट हो, तब बताओ। एग्जाम्पल के लिए S1 ने अपने दोस्त के घर पे गाड़ी पार्क की, S1 ने अपने दोस्त के घर पे गाड़ी पार्क की और बोला सर 7 डेज तक पार्किंग में इसको रख लेना। क्या वो 7 दिन से पहले इस बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है? आंसर करो जल्दी से, यस और नो। आपके अकॉर्डिंग यस और नो। नॉन ग्रेचुटस में तो पता है सर, अगर हमने गाड़ी किराए पर लिया है टर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है, हम समय से पहले क्यों वापस करेंगे? बिल्कुल सही जवाब, यस सर। इसमें क्या दिक्कत है? यही अगर नॉन ग्रेचुटस होती, आपने कहीं पार्किंग की है, एक दिन का खर्चा मान लो 100 रुपए है पार्किंग का, 7 दिन का तुम उसको 700 रुपए पार्किंग दे चुके हो, क्या अब तुम उसको कैंसिल कर सकते हो? उसको नहीं कर सकते। ग्रेचुटस के केस में कैंसिलेशन पॉसिबल लगती है और लॉ में भी लिखा हुआ यू कैन। तो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन समाप्त हो जाता है यहां पर जनरली, कि अगर तो नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट है टर्मिनेशन अलाउड नहीं है, लेकिन अगर ग्रेचुटस बेलमेंट है तो टर्मिनेशन अलाउड है। लेकिन कुछ केसेस में अब ग्रेचुटस बेलमेंट की मैं एक एग्जांपल चेंज करता हूं, जवाब सभी का सही है। मान लो वो त्योहारों का सीजन, तुम्हें गाड़ी चाहिए थी, S1 ने S2 को कार दे दी, कह रहा कितने दिन के लिए दी है? कह रहा 7 डेज। अब बताओ क्या ये समय से पहले कार वापस मंगवा सकता है? बच्चों का जवाब आएगा यस सर, क्यों नहीं। अब बेटा तुम हो S2, ये है तुम्हारा निकम्मा और चालाक फ्रेंड, इसने तुम्हें गाड़ी दी, तुमने जैसे ही, ये तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, क्या बोला तुमने? हफ्ते के लिए गाड़ी चाहिए, ठीक है जी। तुमने बोला चल यार मैं टैंक फुल करवा लेता हूं, हफ्ते के लिए अगर गाड़ी चाहिए। तुमने 4000 रुपए का इसमें डीजल भरवाया या पेट्रोल भरवाया। जैसे ही पेट्रोल भरवाया 159 सेक्शन को ये निकम्मा फ्रेंड पढ़ के आया था, कह रहा देख सर ने बोला था हमारी बेलमेंट कौन सी नेचर की है? ग्रेचुटस। तो क्या हम इस बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं? यस, बेलर हैज द ऑप्शन टू टर्मिनेट। अब बताओ बेटा क्या बेलमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है? यस और नो। 4000 का डीजल या पेट्रोल तुम भरवा के खड़े हो, अब बोलो इज इट पॉसिबल टू टर्मिनेट, हां कि ना? तुम जनरल आंसर दो, टेक्निकल आंसर मैं दे दूंगा। तुम S2 हो, यही सोचकर करना। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का जवाब नो है, कुछ बच्चों का जवाब यस है, लेकिन बेस्ट आंसर यहां पर है यस। बढ़िया खुशी जी। आफ्टर कंपनसेटिंग 4000, कह रहा टर्मिनेट करनी है कर लो, लेकिन जो यहां पे मेरा नुकसान हुआ है 4000 का तुम्हारे भरोसे पर कि तुमने मुझे गुड्स दे दी यूज करने के लिए, तो उस नुकसान की भरपाई कर दो। इसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ लॉस ओवर बेनिफिट। इतना तो मेरा फायदा नहीं हुआ जितना क्या हो गया, नुकसान। बिल्कुल सही है यशविंदर जी एंड गौरव जी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए तो यहां पर 159 में प्री मेच्योर टर्मिनेशन, बेलर हैज राइट टू टर्मिनेट, सिर्फ किस बारे में लिखा? ग्रेचुटस। नॉन ग्रेचुटस के बारे में बात ही नहीं की, क्यों? क्योंकि सर वहां पर बेलमेंट की टर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो बेलर हैज राइट टू टर्मिनेट द ग्रेचुटस बेलमेंट इवन इफ इट इज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। दोस्त से गाड़ी चाहे हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए लेके आए, बट
द बेलर शुड इंडेमनीफाई द बेली, बेलर को बेली के लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी फॉर एक्सेस ऑफ लॉस ओवर बेनिफिट, अगर उसको उस बेलमेंट में फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है सर, ये स्टेशन गया सर, सेफ कस्टडी के लिए 1 महीना बोल के गया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद आ गया। क्या वो समय से पहले ऑर्नामेंट्स वापस मांग सकता है? यस। तो ये सेक्शन भी हमारा क्लियर। उसके बाद आया राइट टू एक्रिशन। एक्रीशन मतलब पंजाबी या हिंदी में बोलते हैं इंक्रीमेंट, वादा, बढ़ाव। S1 ने बैंक से लोन लिया, ठीक है सर। लोन के बदले में जो हम सिक्योरिटी वगैरह देते हैं ना, उसमें S1 ने 10,000 शेयर्स को प्लेज कर दिया। इसके पास 10,000 शेयर्स थे माइक्रोसॉफ्ट के, इसने इन शेयर्स को प्लेज कर दिया और लोन ले लिया। अब माइक्रोसॉफ्ट ने ये लोन पीरियड के दौरान, मान लो ये लोन 2 साल तक चला, अब माइक्रोसॉफ्ट ने इन शेयर्स के ऊपर बोनस शेयर्स अनाउंस कर दिए ड्यूरिंग दीज 2 years। कितना? 1 फॉर एवरी 2। अब सर 5,000 बोनस शेयर मिल गए। किसको मिले? सर अभी शेयर्स किसके पास प्लेस्ड हैं? बैंक के पास। अब यहां पर S1 ने बैंक को कितने शेयर दिए थे? 10,000। अब इसने लोन को रीपे भी कर दिया। जब रीपे कर दिया तो बस मुझे इतनी बात बताओ, रीपेमेंट के बाद जनरली हम बोलते हैं सेम गुड्स वापस आएंगी, सेम गुड्स वापस आएंगी कि जो इसने दिया था वही वापस आएगा, उसके अकॉर्डिंग सोच के चलते हैं, या फिर जो तुम्हारा दिल कहता है। रीपेमेंट के बाद ये कितने शेयर क्लेम कर सकता है? 10,000 या 15,000? शाबाश, रिप्लाई करो। जल्दी से 10 और 15। जवाब बिल्कुल सही। यही बात 163 ने बोली, बिल्कुल सही है जी सभी का जवाब। युगम, पीयूष, सोनम, चेतन, सौरभ, गौरव, सभी का जवाब सही। सेक्शन 163 बोला राइट टू एक्रीशन। कहता अगर बेलमेंट के पीरियड के दौरान गुड्स में अगर कोई बढ़ोतरी हुई है, कुछ इंक्रीमेंट हुए, ये 2 साल क्या है? पीरियड ऑफ बेलमेंट। एग्जांपल से ही बेयर एक्ट भी याद हो जाएगा। ये क्या है? 5,000 एक्रीशन टू गुड्स। तो कहता अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बेलमेंट some accretion to goods occurred, such accretion shall be returned to bailor and that does not belong to bailey। ठीक है सर। अब एग्जाम में जो इसकी एग्जांपल्स आती हैं, मैंने शेयर्स की दे दी। एग्जाम में और कौन कौन सी आ सकती हैं? यहाँ ये बेली, ये बेलर, इसने उसको काऊ दी, वो काऊ ने आगे काफ डिलीवर कर दिया, तो अब बेटा काऊ अकेली वापस आएगी या बछड़े को साथ लेकर आएगी? सिंपल है सर, काऊ प्लस काफ। तो ये कुछ एग्जांपल्स 163 की, एक शेयर्स की, एक काऊ की।
163. द बेली इज बाउंड टू डिलीवर, बेली को गुड्स वापस करनी पड़ेंगी टू बेलर और एज पर डायरेक्शंस क्या, इंक्रीज और प्रॉफिट एक्रूड टू द बेल्ड गुड्स, बेलमेंट के पीरियड के दौरान. द बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू बेलर और एज पर द डायरेक्शन इंक्रीज और प्रॉफिट which may have accrued from the goods bailed, लिख लीजिए during the period of bailment. बेलमेंट के समय के दौरान अगर गुड्स में कुछ एक्रेशन हुआ है, ये इनको वापस करना पड़ेगा. A leaves a cow, B के लिए cow has a calf, then B is bound to deliver the calf as well as cow. ठीक है सर. नेक्स्ट आया हमारे पास फाइल सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर. ये फाइल सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर यहां से ना करके मैं नेक्स्ट पेजेस पर जाना चाहूंगा. यहां जाइए पेज 34 पर. उसका बेलमेंट से कोई लेना देना नहीं है. सलोनी जी, आपका जो डाउट है, अगर सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो जाए या वो डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर वो दैट डिपेंड्स अपॉन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर. जनरली क्या होता है, मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स दिए हुए हैं, शेयर्स की वैल्यू है 1 करोड़, आपको बैंक ने लोन दे रखा है उन शेयर्स के अगेंस्ट 80 लाख. कल को उन शेयर्स की वैल्यू कम होकर 50 लाख रह जाती है, तो 30 लाख का लोन अनसिक्योर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. अब सर बैंक आपसे जनरली एडिशनल सिक्योरिटी डिमांड कर लेता है जैसे ही सिक्योरिटी की वैल्यू फॉल करती है. अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो सेपरेट इशू है, नए डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे और नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नथिंग एल्स. ठीक, आज की डेट में ऑनलाइन होने की वजह से ये डिस्ट्रॉय वाला फंडा कम रहता है. ऑनलाइन सब कुछ ये रिकॉर्ड हो जाता है, तो अगर फिजिकली कुछ डिस्ट्रॉय हो भी जाता है तो खास फर्क नहीं पड़ता. रंगीन डाउट, आई वाज एक्सपेक्टिंग. ये दिक्कत रहती है, तुम्हारे दिमाग जब चलेंगे तो चलते रहेंगे, किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, ये ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, वो किसका योगदान है किसका नहीं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर रहेगा. आइए, तब मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, इनके भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. लेट्स गो. सेक्शन 180 और 181. अब इमेजिन कीजिए आपने वही कार रेंटल, सिंपल एग्जांपल, यहां पर हमारा S1, आपने गाड़ी किराए पर ली 7 डेज के लिए. ठीक, ये जब गाड़ी तुमने किराए पर ली, मिस्टर एक्स ने तंग करना शुरू कर दिया. नहीं जी, ये तो गाड़ी मेरी है. ठीक, पहला केस. या तो वो आपके पोजेशन में कोई बाधा डाल रहे हैं, आपको गुड्स को यूज नहीं करने दे रहे हैं, या फिर उन्होंने गुड्स को कोई डैमेज पहुंचाया. डैमेज मतलब मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो और बाई चांस जैसे वो साइड वाइड लगी, गाड़ी का साइड मिरर टूट गया. किसकी गलती से? मिस्टर एक्स की गलती से. अब नॉर्मली तुम लोगों ने जैसे को लैटिन वर्ड पढ़ा था, मैक्सिम नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, नो वन कैन पास बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. वहां ऑनरशिप की बात होती थी. सिमिलरली यहां पर भी ये बेली है, इसके पास सिर्फ यूज करने का अधिकार है गुड्स को. क्या ये
साइड मिरर के क्लेम के लिए या गुड्स को जो डैमेज पहुंचाई मिस्टर एक्स को स्यू कर सकता है। अगर मैं बेसिकली बात करता किसी और की गुड्स के लिए कोई और केस फाइल नहीं कर सकता। साथ वालों के घर में आग लगी है, किसी और ने लगाई है, क्या तुम केस फाइल कर सकते हो? नहीं। किसी साथ वाले की गाड़ी ठुक गई, क्या तुम उसमें केस फाइल कर सकते हो? नहीं। A stranger to a contract cannot sue। यहां पर लेकिन 180 ने क्लैरिफाई किया, कहता अगर बेलमेंट के दौरान कोई आपको पोजीशन लेने से रोकता है, कोई गुड्स को यूज करने से रोकता है या फिर उनको डैमेज पहुंचाता है, आपको क्या काम करना है? यू कैन स्यू हिम एज इफ यू आर द ओनर ऑफ गुड्स। यू विल हैव ऑल द रेमेडीज। जैसा कि ये कार रेंटल सर्विस वाले मिस्टर एक्स को स्यू करते, वैसे ही आप भी इसको स्यू कर सकते हो लाइक ऑनर। और सर कल को जब हम इसको स्यू करेंगे तो क्लेम मिलेगा। हाँ, अब जो क्लेम मिला उसको आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बाइफरकेट कर सकते हैं। स्यू करने की बात बताई 180 ने और बाइफरकेट करने की क्लेम को बात बताई मुझे 181 ने। You can share the claim as per your respective interest। ये respective interest क्या रहेगा? एग्जाम्पल के लिए इन्होंने पूरी गाड़ी डैमेज कर दी, 7 दिन का हमने 30,000 रुपए किराया दिया था गाड़ी का, ठीक। और सर गाड़ी का 2 लाख का नुकसान हो गया, तो तुम केस फाइल करते हो 2 लाख की डैमेजेस प्लस 30,000 रुपए का रेंटल लॉस, बिकॉज गाड़ी पहले ही दिन अगर डैमेज हो गई तुम उसको यूज नहीं कर पाए, तो तुम्हें टोटल 2,30,000 का क्लेम मिला कोर्ट से। तो तुम 2,30 में से 2 लाख जिसकी गाड़ी है कार रेंटल वालों को दोगे और जो बाकी का 30,000 है वो बेली रिकवर कर लेगा जो उसका रेंटल का लॉस हुआ, गुड्स को यूज नहीं कर पाया। सो दैट वाज द पेयर ऑफ, अगेन पेयर ऑफ 180 एंड 181। खास बात क्या रही, जब आप लोगों ने सेक्शंस पढ़ने स्टार्ट किए थे 148 से स्टार्ट होकर बेलमेंट प्लेज 181 तक जाता है, और बेलमेंट और प्लेज दोनों हैं तो बेलमेंट के ही, बेलमेंट में सभी कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं इंक्लूडिंग प्लेज। तो ये जो 180 और 181 सेक्शन आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ये बेलमेंट पे भी अप्लाई होंगे और ये प्लेज पे भी अप्लाई होंगे। दीज आर द लास्ट सेक्शंस ऑफ द टॉपिक बेलमेंट 180 एंड 181। अब वर्डिंग्स को रीड करते हैं। फाइल सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर किसको बोला गया? इफ अ थर्ड पर्सन, अगर कोई थर्ड पर्सन है विच wrongfully deprives, जानबूझकर, डिप्राइव मतलब वंचित रखना, दूर रखना, डिप्राइव्स द बेली ऑफ यूज, या तो यूज नहीं करने दे रहा या तुम्हारे पोजीशन को डिस्टर्ब कर रहा है, और डज देम एनी इंजरी, या उनको कोई नुकसान पहुंचाया, यूपीआई, यूज पोजेशन इंजरी। कौन कर रहा है? थर्ड पर्सन। इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives the bailey of use or possession of the goods bailed or does them an injury, the bailey is entitled to such remedies। बेली के पास सेम अधिकार रहेंगे as the owner might have used in the like case if no bailment has been made। इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, अगर बेलमेंट हुई ना होती, ये गुड्स ऑनर के पोजीशन में होती, वो यहां पर जो एक्शन लेता वही एक्शन हमारा बेली भी ले सकता है। इट इज लाइक यू डिड इन 151, वैसी केयर करो जैसी अपनी वाली की कुछ उसी तरह की मिलती जुलती वर्डिंग, या फिर जो आपने 125 में किया था एक्सपेंसेस में, जब आप कहते थे क्लेम कर सकता है कॉस्ट ऑफ फाइलिंग अ सूट, तो उसमें हम कंडीशन नंबर 2 में पढ़ते थे एज इफ
देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एज इफ देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो जब आप लॉ पढ़ते हैं तो आपको ये वर्डिंग्स कॉमनली देखने को मिलेंगी। इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, मान लो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, जो रेमेडीज ऑनर के पास थी वही रेमेडीज हमारे बेली के पास भी रहेंगी। एंड तो सर रेमेडीज के बाद कर क्या सकता है? द बेली में ब्रिंग अ सूट फॉर सच डेप्रीवेशन और इंजरी। तो चलिए फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं, सेक्शन को एक ही बार में बोलने की कोशिश हमारी एज यूजुअल। इफ अ थर्ड पर्सन क्या काम कर रहा है? wrongfully deprives बेली ऑफ यूपीआई, यूज, पोजिशन और डज देम एनी इंजरी, द बेली इज entitled to all such remedies as the owner might have in, or the bailor might have in the similar case if no bailment was made, and the bailey can sue the third person for such deprivation, जो उसको गुड्स को यूज नहीं करने दिया गया, और इंजरी। आई होप ये याद हो गया है। ठीक है सर। फिर 181 इजी था, अपोर्शनमेंट कर लो कंपनसेशन की। इसने क्या बोला? whatever is obtained by way of relief or compensation, जो भी कंपनसेशन या रिलीफ के तौर पर मिलेगा थर्ड पर्सन से, इन एनी सच सूट shall be dealt according to the respective interest, वो उन दोनों में उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बांट लिया जाएगा। सर आपने ये दो बार क्यों दे रखी है एग्जाम में? आइए, यहां ही हमने पढ़ा राइट्स ऑफ बेली में, बेली का अधिकार है केस फाइल करने का, और केस में जो पैसा मिलेगा उसको रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट में बांट लेंगे। सर अब जब आप ऊपर इसे पढ़ते हैं, ये बेलर के राइट्स में भी आ जाता है। बेलर के राइट्स में हमने सिर्फ वर्डिंग चेंज की है, नथिंग एल्स। कैसे लिखा हुआ है? अगर थर्ड पर्सन रॉन्गफुली बेली को डिप्राइव करता है तो बेलर भी केस फाइल कर सकता है, क्योंकि गुड्स तो उसी की हैं। If a third person, similarly, if a third person wrongfully deprives bailey of use possession of the goods bailed or does them any injury, bailor may bring a suit against third person for such, और उसके बाद जो भी मिलेगा वो उनके रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट से डील किया जाएगा। 180 एंड 181 क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा बच्चे, फिर हम आगे चलें। बेलर के व्यू पॉइंट से भी और बेली के व्यू पॉइंट से भी। ठीक है सर। नाउ ड्यूटीज ऑफ बेलर को मैं रिपीट कर रहा हूं। एक पॉइंट 164 सेक्शन आप लोगों ने पढ़ा था, किस बारे में बात करता था 164? इट टॉक्स अबाउट सर के बेलर जब भी बेलमेंट खत्म होगी गुड्स को समय पर एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो जो खर्चे वगैरह होंगे वो लायबल है किसको पे करने के लिए? बेली को, और अगर कोई डैमेजेस हो। 164 also has a second part or a second phase, defective title। ये कॉलेज के दिनों में आम मजाक रहता था। कोई पर्सन आया बाइक पर, जी सर, दोस्तों के पास बाइक वाइक की दिक्कत रहती थी, तो मिस्टर एक्स आए बाइक पर, ये बाइक में की लगाकर भूल गए। चाबी हम आमतौर पर छोड़ देते कई बार गलती से,
अब इधर S1 खड़ा है, इस सारे सीन को ना ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक। S2 आया, मिस्टर एक्स यहां से गायब हो चुके हैं, बाइक में अभी भी कीज हैं। S2 आया, भागा भागा S1 के पास, वो यार गेड़ी ले जाना है, लेट्स गो। कह रहा नहीं यार मेरे को काम है, तू चला जा। कह रहा बाइक ही नहीं है। कह रहा कोई बात नहीं, मेरे वाली ले जाओ। ये बोल के किसी और की बाइक S2 को चिपका दी। S2 भी खुश है, दोस्त ने पहली बार बाइक दे दी। S2 घूमता 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 मजे से ये अपना घूम रहा है। अब इतने में मिस्टर एक्स आ गए। इन्होंने आसपास देखा, बाइक नहीं है, कुछ नहीं है। S1 से पूछ रहे बेटा ये बता नहीं रहा। आधा घंटा 1 घंटा हो गया वेट करते को। थोड़ी देर में देखा S2 हीरो बना रहा है वो गेड़ी वाले माहौल में, बड़े मजे से आके यहां पर बाइक रोकता है और मिस्टर एक्स ने इसको अच्छे से धो दिया। अब S2 की डेंटिंग पेंटिंग होएगी। गलती किसकी है? S1 की। इसने जो बेलमेंट की, उस बेलमेंट में सर क्या मिसिंग था? सर टाइटल। S1 के पास टाइटल नहीं था, जानबूझकर S2 को बेलमेंट कर दी, चाहे ग्रेचुटस चाहे नॉन ग्रेचुटस। अब सर इस डिफेक्टिव टाइटल के कारण, इस डिफेक्टिव टाइटल के कारण किसका नुकसान हुआ? S2 का। तो जिम्मेवारी किसकी रहेगी भरपाई करने की? S1 की। आई होप दिस वाज इजी। ये बात हमें बताई फिर से 164 में। कहता बेलर रिस्पॉन्सिबल है अगर कोई लॉस बेली बियर करता है। कारण क्या था उस लॉस का? दैट द बेलर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बिल। सर सिंगल बार में, एक ही बार में, द बेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस विच द बेली में सस्टेन ड्यू टू द रीजन दैट द बेलर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट। ठीक है सर। तो 164 का सेकंड पार्ट भी हमारा कवर्ड। इसके बाद 180 एंड 181 भी कवर्ड। अब आइए बाकी छोटे छोटे राइट्स बेलर के। राइट टू स्यू बेली। बेली की जो भी ड्यूटीज हैं, बेली की हम बात कर रहे हैं, राइट्स ऑफ बेलर। बेली की जो जो ड्यूटीज है, अगर वो पूरी नहीं कर रहा है तो बेलर उनको एनफोर्स करवाने के लिए उसको स्यू कर सकता है। जैसे कि रीजनेबल केयर करने की ड्यूटी है, अगर बेली रीजनेबल केयर नहीं कर रहा है तो बेलर उसको रीजनेबल केयर करने के लिए कह सकता है, स्यू कर सकता है। ठीक है सर। तो बेलर हैज अ राइट टू स्यू बेली फॉर एनफोर्सिंग ऑल द लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज। नेक्स्ट 152 हम कर चुके हैं। जी सर। अगर कल को सही केयर नहीं करता है तो वो लॉस जो होगा वो क्लेम किया जा सकता है। 148 जब कल को गुड्स का जो पर्पस था या समय था, जितने समय के लिए, जिस पर्पस के लिए बेलमेंट की गई थी, जब वो समय खत्म हो जाएगा तो वो गुड्स को वापस मांग सकता है। कौन डिमांड कर सकता है? बेलर। क्योंकि डेफिनेशन में 148 में क्या थी? डेफिनेशन। डेफिनेशन में पढ़ा था गिवन फॉर अ पर्पस एंड व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड गुड शैल बी डिलीवर्ड। ठीक है सर। नेक्स्ट 153 154 फिर से रिपीट हुए हमारे पास। 155 6 7 ये भी कर चुके हैं। अब आते हैं 159 के बाद 160 और 161। मैं लिंकिंग बताना चाहूंगा। 159 158 किस बारे में बात कर रहा था? 58 एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहा था। 59 बात कर रहा था प्रीमेच्योर टर्मिनेशन के बारे में।
अब 160 आया, कह रहे सर जैसे ही बेलमेंट खत्म, 59 ने तो बोला प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, 60 ने बोला जैसे ही बेलमेंट खत्म सर गुड्स को वापस कर देना। तो सर बेली को गुड्स को रिटर्न करना है। खास बात क्या रही, विदाउट डिमांड। बस इस सेक्शन में इतना ही पढ़ने लायक है, बाकी बेसिक है। बेली को गुड्स को रिटर्न करना है या डिलीवर करना है एज पर बेलर्स इंस्ट्रक्शन विदाउट डिमांड। कब, जब या तो टाइम एक्सपायर हो रहा है या फिर उसका पर्पस, जिस पर्पस के लिए बेलमेंट की गई थी वो पर्पस अकम्प्लिश हो रहा है। ठीक सर। अब इसमें 165 आता है, 160 के बाद डायरेक्टली 165 लिंक कर जाता है। क्या कह रहे, कई बार हम जॉइंट ऑनर्स से बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ए बी सी एक ही कार के जॉइंट ऑनर है। मान लो गाड़ी S1 ने किराए पर ली। अब S1 समय आने पर क्या तीनों को ज्वाइंटली गुड्स को डिलीवर करेगा या ए बी सी किसी एक को भी कर सकता है? सर अगर तो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज ही कैन रिटर्न द गुड्स टू एनी ऑफ द जॉइंट ऑनर, चाहे वो सी को कर दे डिलीवर, चाहे बी को कर दे, चाहे ए को कर दे, and delivery to one will be assumed as delivery to all of them. ठीक sir. If several joint owners bail the goods, the bailee may deliver them back or as per the direction to any joint owner without consent of all in the absence of any agreement. तो बिना एग्रीमेंट के वो किसी को भी डिलीवर कर सकता है। अब ये यहां पे दिल टूटेगा कुछ बच्चों का। तुमने समय पर गुड्स अगर वापस ना की, जब बेलमेंट का समय खत्म हुआ या बेलमेंट का पर्पस अकम्प्लिश हुआ, अगर तुमने समय पर गुड्स वापस ना की तो सर जी गुड्स को अगर कोई नुकसान हुआ ना वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। अब चाहे वो नुकसान तुम्हारी गलती की वजह से है, चाहे उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एग्जाम्पल, तुम कार किराए पर लेकर आए थे, हाँ जी, 7 दिन के लिए बोला था, यस सर, 10th डे हो चुका है, तुम गाड़ी वापस नहीं कर रहे हो, तुम अपनी साइड पे बिल्कुल ठीक गाड़ी चला रहे हो, सामने वाली तरफ से कोई रॉन्ग साइड आया और तुम्हारी गाड़ी को ठोक दिया। जब बेटा ऐसा हुआ, तुम्हारी कोई गलती थी? नहीं सर, मैं तो अपनी तरफ से सही चला रहा था, सामने कोई रॉन्ग साइड से आके मार गया। तब भी उस गाड़ी का जो नुकसान हुआ तुम सामने वाले से क्लेम करो ना करो, तुम्हें बेलर को कंपनसेट करना पड़ेगा। अगला केस, 10th डे है, तुमने घर पे गाड़ी पार्क की हुई है, तुमने चाबियां बीच में छोड़ दी और गाड़ी चोरी हो गई, तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। सर हमने अपनी गाड़ी के साथ गैरेज में पार्क की, गाड़ी चोरी हो गई जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। तो लॉजिक सिंपल है, 151 तब तक अप्लाई होता है जब बेलमेंट का पीरियड चल रहा है। रीजनेबल केयर का सहारा तुम्हें तब मिलेगा जब बेलमेंट का पीरियड चल रहा है। बेलमेंट एक्सपायर्स, उसके बाद एवरी टाइप ऑफ लॉस, हर तरह का लॉस किसकी जिम्मेवारी बन जाता है सर? बेली की। एग्जाम्पल रीड करते हैं बेयर एक्ट से पहले। एक्स ने वाई को बुक्स डिलीवर करी टू बी बाउंड, बाइंडिंग वगैरह के लिए। वाई ने बोला रीजनेबल टाइम में वो बुक्स को वापस कर देगा। एक्सप्रेस्ड फॉर द रिटर्न ऑफ बुक, मतलब एक्स ने दबाव डाला कि यार बुक्स वापस कर दे, इतना समय हो चुका है, बट वाई फेयर टू डिलीवर देम बैक इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम। सर 161 लग रहा है, 151 था रीजनेबल केयर का, साथ ही 10 सेक्शन छोड़ के 161 तंग करने को बैठा है, बाहर में गया 151, पीरियड एक्सपायर हो चुका है। 60 ने बोला समय पर एक्सपायर कर देना, 61 ने बोला अगर ना किया तो क्या होगा? ठीक है सर। अब हुआ क्या? सब्सिक्वेंटली बुक्स वर बर्न्ट इन एन एक्सीडेंटल फायर। क्या बेली की कोई गलती है? नो। At the premises of Y, in this case Y was held liable for the loss, Y will be liable. अब बेयर एक्ट की तरफ चलते हैं।
if by default of Bailey the goods are not returned, delivered or tendered at proper time. इन वर्ड्स को जरा इंटरप्रेट करते हैं. अगर बेली की गलती के कारण कोई और रीजन से हो जाता है, उसमें उसकी गलती नहीं है. अगर बेली की गलती के कारण गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड और डिलीवर्ड, गुड्स वापस नहीं पहुंची, और टेंडर्ड. टेंडर्ड का मतलब क्या है? 7 दिन हो चुके थे बेटा, तुम गाड़ी वापस करने पहुंचे, सामने ऑफिस बंद पड़ा है जहां से गाड़ी हमने किराए पर ली थी, या फिर हम उनको बोल रहे हैं सर गाड़ी वापस एक्सेप्ट कर लो, वो कह रहे हैं अभी रख लो, बाद में देखेंगे, अभी समय नहीं है, थोड़ी देर बाद आना, और उस दौरान कोई घटना हो जाती है. तो टेंडर्ड मतलब व्हेन बेली ऑफर्ड to return goods but bailor didn't accept it. लेकिन बेलर ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया. तो कहता है गुड्स को अगर बेली की गलती से रिटर्न, डिलीवर या टेंडर नहीं किया गया, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू बेलर फॉर लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटीरियोरेशन. डिटीरियोरेशन किसके लिए यूज किया गया? पैरिशेबल गुड्स के लिए. जैसे एप्पल्स वगैरह हैं, स्टोरेज के लिए दिए गए, समय पर ना वापस किए और उनकी क्वालिटी में फॉल आ गया, तो कुछ भी डिटीरियोरेट हुआ, द बेली विल बी रिस्पॉन्सिबल. यहां पे मैंने लिख रखा है इवन फॉर अनअवॉइडेबल रीजन, चाहे रीजन अनअवॉइडेबल रहे. तो 161 की केस स्टडीज आपको आमतौर पर देखने को मिल जाती है. एक्रीशन आप कर चुके हैं कवर? यस सर. नेक्स्ट आया हमारे पास नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल. नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल, ये तुम्हारे काले कोट की तरफ इशारा करते हैं. इस सेक्शन को मैं अभी पॉज पे रखता हूं. नॉट एग्जैक्टली ए सेक्शन, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ केस स्टडीज जो अभी तक की है. शाबाश. सेक्शन बताना जल्दी से. प्रश्न संख्या 7. ये दिल क्यों टूटा बेटा तेरा? लक्ष्य बाबू. M lends a sum of 5,000 to B on security of 2 shares. The company issued 2 bonus share. गिरवी रखे थे 2 शेयर, 2 बोनस में आ गए 4. बी ने लोन की अमाउंट वापस कर दी और बोला भाई साहब मैं तो सिर्फ जो ओरिजिनली तुमने प्लेज किया था वही वापस करूंगा, क्या ये सारे शेयर वापस ले सकता है कि नहीं? जल्दी से. सेक्शन बता दीजिए. ठीक है जी, ठीक है, टेंडर के लिए ठीक है बच्चे. सेक्शन बता दीजिए यहां पर कौन सा अप्लाई होगा. अभी किया आप लोगों ने, साथ साथ सेक्शंस का ज्ञान जरूरी. सेक्शन 1 एक मैंने बता दिया, बाकी का पार्ट आप बताइए. इसी तरह सेक्शन नेक्स्ट के लिए 8 के लिए, सुनील डिलीवर्ड हिज कार टू महेश फॉर रिपेयर्स. 160 गलत सर, 163 एक्रीशन टू गुड्स. लिख लो सेक्शन 163. ये रहा बोनस शेयर की अभी एग्जांपल दी थी बेटा, ये पड़ा है सेक्शन 163. राइट टू एक्रीशन टू गुड्स. द बेली इज बाउंड टू डिलीवर दैट डायरेक्शन रेगुलेटेड. ठीक है. तो शेयर्स की एग्जांपल भी हम कर चुके हैं. काऊ और काफ की है, डॉग पपी की, कोई भी जानवर की हो सकती है. अब आते हैं सुनील डिलीवर्ड हिज कार टू महेश फॉर रिपेयर. महेश कंप्लीटेड द वर्क बट डिड नॉट रिटर्न द कार टू सुनील विद इन रीजनेबल टाइम, दो ही कंप्लीटली और रिपीटेडली रिमाइंडेड हिम फॉर द रिटर्न ऑफ कार. इन द मीन टाइम बिग फायर अकर्ड इन द नेबरहुड. हमारी कोई गलती नहीं है,
and the car was destroyed. Can Mahesh be held liable? Yes or no? कमेंट्स आपके थोड़े लेट आ रहे हैं, ठीक है जी। क्या लाइबल ठहराया जा सकता है कि नहीं? सर फिर जोड़े में 160 ने बोला था समय पर विदाउट डिमांड गुड्स को वापस कर देना, अगर ना किया 161 में लाइबल ठहरा दिया था। तो दोनों सेक्शन अप्लाई हो जाएंगे, 160 भी और 161 भी। ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न द गुड्स एज सून एज द टाइम और पर्पस हैज बीन अकम्प्लिश्ड। बहुत बढ़िया। इफ द बेली फेल्ड टू रिटर्न गुड्स, he is responsible for the loss caused for such delay. Cause since Mahesh failed, he is liable to Sunil for loss of car. इन्होंने दोनों लिख दिए, सेफ्टी पर्पस के लिए हम दोनों लिख सकते हैं यस। इवन दो, इसको जरा पढ़ना, इवन दो द कार वॉज डिस्ट्रॉयड विदाउट महेश फॉल्ट और नेग्लिजेंस और ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस और एक्ट ऑफ गॉड। तो 161 में आकर सेक्शन 151 को क्रॉस कर लेना। ठीक, क्लैरिफिकेशन आई डोंट थिंक लिखवाने की जरूरत है। तो आज यहीं तक दिहाड़ी खत्म। होप यू एंजॉयड योर लेक्चर। सेक्शंस काफी हो चुके हैं, अब साथ साथ रिवाइज करते रहिएगा। कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैंने कहा था मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले 1 या 2 लेक्चर्स में अभी तक जितने सेक्शन हो चुके हैं सभी को एक बार में रिवाइज करेंगे। तो आई विल सजेस्ट आप लोग एक बार जो यहाँ तक का काम हो चुका है, इंडेमनिटी गारंटी को आप धीरे धीरे भूलना शुरू कर चुके हो, फटाफट से उनको रिवाइज करके नेक्स्ट सेक्शंस में साथ साथ रिवीजन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल, गुड डे, बाय बाय।